हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने शुरू किया था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ्रेड चैंडलर, जहाँ उन्होंने कहा था कि भाई आप अगर अपने स्ट्रैटेजी को बदलते हो तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और फिर हमने इससे पहले हमने फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप को भी देखा था। दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा था सिंपल को, और सिंपल के बाद फंक्शनल पे गए थे, फिर डिविजनल देखा, फिर मल्टी डिविजनल देखा। मल्टी डिविजनल के बाद वी हैव कवर्ड द एसबीयू स्ट्रक्चर एज वेल। एसबीयू स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा था मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के बाद हमने देखा था नेटवर्क को। दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर जो हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं, दैट इज द आवरग्लास स्ट्रक्चर। आवरग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें इस बात को समझना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नाउ we have to see hourglass structure. This is your structure number 8. ये आपका 8वां स्ट्रक्चर है ना। ये आपका 8वां स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 8। देखो आवरग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है। आवरग्लास स्ट्रक्चर को आपने आवरग्लास को देखा भी होगा। मैं आपको याद दिलाऊं, ये वर्ड कहाँ से आया, स्ट्रक्चर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, अगर इसको समझना है तो लेट्स सी व्हाट इज आवरग्लास। आपने इससे डेफिनेटली बचपन में खेला होगा। ये एक फ्लास्क होता है, ग्लास का एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरह का होता है ना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से सैंड रहता है, और जितनी देर के लिए, मान लो अगर ये 1 घंटे का फ्लास्क है तो 1 घंटे का समय लगता है सैंड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने में। इस पार्ट से इस पार्ट जाने में सैंड को क्या होगा, 1 घंटे का समय लग जाएगा। अगर मान लो ये 30 मिनट का फ्लास्क है तो 30 मिनट्स में ये आपको एक साइड से दूसरे साइड में इसका मूवमेंट होता है। इससे टाइम को मेजर किया जा सकता है। पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। तो आवर इसीलिए आया। आवर इज द बेसिकली व्हाट, मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। एंड एज अ ग्लास, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आवर ग्लास। तो अब सवाल आता है कि इसका इस स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यू विल फाइंड दैट इट लुक्स लाइक एन आवर ग्लास। और अगर आवर ग्लास की तरह दिखता है तो क्या आवर ग्लास में एक खासियत है। आवरग्लास की खासियत को अगर आप देखना चाहते हो तो लेट्स सी दिस। आप क्या देखते हो कि आवरग्लास की एक खासियत है कि जो इसका टॉप है दैट इज ब्रॉड, और इसका लोअर पोर्शन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्रॉड। लेकिन मिड लेवल इसका अगर आप देखो तो मिड लेवल इज बेसिकली व्हाट, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है आपका, जहां आपका ब्रॉड टॉप लेवल होता है, ब्रॉड लोअर लेवल होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मिड लेवल होता है इस स्ट्रक्चर में। एंड इस तरह से ये स्ट्रक्चर चूंकि आवरग्लास की तरह दिखता है इसलिए इसको नाम दे दिया गया आवरग्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है। अगर इसको समझना है आपको कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस कि आखिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता क्यों है ना। और उसी डायग्राम पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंटर्स डालूंगा, तो ध्यान से इस डायग्राम को समझो। डायग्राम समझ जाओगे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्या होता है, एज्यूम करो आप, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ठीक है, तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, यू नो दैट, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये जो है दिस इज माई, लेट्स से दिस इज माई टॉप लेवल। ये मेरा क्या हो गया, टॉप लेवल हो गया। इसके बाद होता है हमारे पास मिड लेवल। सो दिस इज माय मिडिल मैनेजमेंट। तो वी हैव द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड वी हैव द लोअर मैनेजमेंट। ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास किसी भी एंटरप्राइज में। तो वी गॉट द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लेवल में से डिसीजन मेकर कौन है जो डिसीजन ले रहा होता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डिसीजन मेकर होता है आपका टॉप लेवल। तो ये जो टॉप लेवल है, ये यहाँ होते हैं हमारे डिसीजन मेकर जो डिफरेंट पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, जो डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। सो दीज आर आवर डिसीजन मेकर्स। ये क्या हो गए, मेरे डिसीजन मेकर्स हो गए। और उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा किसके पास होता है, उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा होता है लोअर लेवल के पास। सो लोअर लेवल क्या कर रहा होगा, उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा जो डिसीजंस लिए गए, कहाँ, टॉप लेवल पे जो डिसीजंस लिए गए उनको लोअर लेवल पे क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ये एग्जीक्यूशन होता है, इसका मतलब ये जो लोअर लेवल है ये रियल टाइम में क्या कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर से किसका सामना होगा, लोअर लेवल का। कस्टमर से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, लोअर लेवल से। यही आपका होता है फ्रंट लाइन फोर्स। यही आपका क्या होता है, हियर ऑल्सो यू विल गेट योर फ्रंट लाइन फोर्स।
जिसका बेसिकली इंटरैक्शन, डायरेक्ट इंटरैक्शन आपको कस्टमर के साथ दिखेगा, जिसका डायरेक्ट इंटरैक्शन आपको कॉम्पिटिटर के साथ दिखेगा। और चूंकि यहाँ इंप्लीमेंटेशन का काम हो रहा है, यहाँ आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन यू विल गेट, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा लोअर लेवल क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन, यही फीडबैक टॉप लेवल यूज करता है वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, वाइल मेकिंग डिसीजंस। तो यहां जब पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज में इन इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा और पॉलिसीज विल बी डेवलप्ड। अब सवाल क्या होता है, देखो लोअर लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारा जनरेट हुआ, दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन विल गो टू द मिड लेवल। ये कहां जाता है, मिड लेवल पे जाता है। मिड लेवल मैनेजर्स पे, मिड लेवल में क्या होता है, हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट्स। डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, और उन स्पेशलिस्ट का काम होता है लोअर लेवल से जो डेटा आ रहा है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, उसको एनालाइज करें, रिपोर्ट्स बनाए, और वो इंफॉर्मेशन फर्दर फिल्टर होकर किसके पास जाता है, टॉप लेवल के पास, जिसके आधार पे टॉप लेवल पॉलिसीज को फ्रेम करता है। तो मिड लेवल का क्या काम है, दैट इंफॉर्मेशन गोज टू मिड लेवल, और मिड लेवल क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोसेस करता है, इसको एनालाइज करता है। सो मिड लेवल बी डूइंग द एनालिसिस। एनालिसिस के साथ साथ ये क्या करेगा, मिड लेवल, आप बोलोगे सर मिड लेवल विल बी डूइंग रिपोर्टिंग। क्या करेगा ये, रिपोर्टिंग। तो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग प्राइमरीली यहां मिड लेवल कर रहा होता है, जिसके लिए हमने क्या किया, यहां दे दिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स। यहां दे दिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट, मिनी स्पेशलिस्ट लिख दो, सीधा सीधा क्या बोलोगे, मिनी स्पेशलिस्ट। जरा गौर करो, इसका मतलब मिड लेवल का काम क्या है, बहुत डिफाइंड काम है सर। मिड लेवल का काम है, मिड लेवल का काम है कि वो क्या करता है कि जो लोअर लेवल से हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक को एनालाइज करना, उसे प्रोसेस करना, रिपोर्टिंग करना, और उसी रिपोर्टिंग के आधार पे टॉप लेवल क्या करता है, डिसीजन ले रहा होता है। ये आपका ट्रेडिशनल वर्किंग है, दिस इज हाउ यू वर्क। डिसीजन मेकर टॉप लेवल है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या है, लोअर लेवल है। अब एक चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए। चेंजेस आया, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। ग्रेजुअली क्या हुआ कि आईटी एंड कम्युनिकेशन का जो यूज है बिजनेस में बढ़ा। जब आईटी एंड कम्युनिकेशन का यूज बिजनेस में बढ़ा तो क्या हुआ, बेसिकली देखो, आईटी एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया कि जो काम पहले मिड लेवल मैनेजर किया करते थे, हालांकि मैं आपको बता दूं इस पे बड़ा डिबेट है, बड़ा डिस्कशन है, बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे सीईओज का और थिंकर्स का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, तो जो ट्रेडिशनली मिड लेवल मैनेजर जो काम कर रहे हैं, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का, डेटा से रिलेटेड प्रोसेसिंग का, ये काम किसने छीन लिया, आईटी एंड कम्युनिकेशन ने। अब क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, इसी काम को कुछ जर्नलिस्ट के मदद से ही आप पूरा कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू हैव मेनी स्पेशलिस्ट, आपको बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन हैज स्नैच्ड अवे द वर्क व्हिच वर बीइंग डन ट्रेडिशनली बाय द मिड लेवल मैनेजर। ट्रेडिशनली जिस काम को मिड लेवल मैनेजर कर रहे थे, उस काम को आईटी एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया, हैज टेकन अवे। और जब वो उनसे छिना, तो अब इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट वी नीड टू हैव फ्यू जर्नलिस्ट एट द मिड लेवल, जिसकी वजह से मिड लेवल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पोजीशंस क्या होंगे, मिड लेवल पे कम होंगे। दूसरी बात सोचो, आइडिया क्या है मिड लेवल का, हमने कहा सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा लोअर लेवल है, डिसीजन मेकर मेरा टॉप लेवल है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकर में एक लिंक की तरह काम करना शुरू कर दिया आईटी एंड कम्युनिकेशन ने, इन दोनों लेवल को लिंक कर दिया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। मिड लेवल का कॉन्स्ट्रिक्ट होने का आपको यहाँ ये बेनिफिट भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट नाउ वी हैव टू हैव फ्यू जर्नलिस्ट। तो अब क्या हो गया, देखो टॉप लेवल तो वैसा ही रह गया, टॉप लेवल वैसा ही रहा, ब्रॉड ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लोअर लेवल भी मेरा क्या रहा, ब्रॉड रहा। लेकिन मिड लेवल में हमारा एक कंसीडरेबल चेंज आया, और वो चेंज क्या है कि मिड लेवल में अब हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है।
तो इंस्टेड ऑफ मेनी स्पेशलिस्ट वी विल हैव फ्यू जनरलिस्ट. क्या बोलोगे आप? फ्यू जनरलिस्ट. कुछ जनरलिस्ट की हमें यहाँ जरूरत है जिसकी मदद से हम अपने काम को कर सकते हैं. यानी कि पोजीशंस घटेगा, पोजीशंस कम होगा, मिड लेवल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो इट्स 3 लेवल स्ट्रक्चर, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन जहां टॉप एंड लोअर लेवल ब्रॉड लेवल्स हैं, वही मिड लेवल क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड लेवल है. ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, और जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ये दिखता है किस तरह से? आवर ग्लास की तरह. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आवर ग्लास स्ट्रक्चर. तो क्या बोलोगे आप? कि आप बोलोगे सर बेसिकली आवर ग्लास स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन. करेक्ट. आप बोलोगे सर ट्रेडिशनली जो काम मिड लेवल मैनेजर कर रहा था वो आईटी एंड कम्युनिकेशन ने छीन लिया. करेक्ट. आप बोलोगे सर आईटी एंड कम्युनिकेशन ने टॉप लेवल एंड लोअर लेवल को कनेक्ट कर दिया. करेक्ट. यानी कि डिसीजन मेकर और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? लिंक कर दिया. राइट. तो मिड लेवल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ? रिड्यूस हुआ. आप कहते हैं जहां ट्रेडिशनली हमें मिड लेवल में बहुत सारे स्पेशलिस्ट रखने होते थे, अब आईटी एंड कम्युनिकेशन के यूज ने उन स्पेशलिस्ट को रखने की रिक्वायरमेंट क्या कर दी? खत्म कर दी. मिड लेवल क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज आवर ग्लास स्ट्रक्चर. कई फायदे हैं, कई नुकसान है. पहला फायदा बताओ. अगर पोजीशंस कम होते हैं, मिड लेवल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है और जो हो रहा है हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा. कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा. राइट. पोजीशंस घटेंगे, कॉस्ट रिड्यूस होगा. लेकिन सर पोजीशन घटने का एक साइड इफेक्ट भी है. याद करो क्या हमने कहा था? जितना आप लेवल कम करोगे, जितना आप पोजीशंस कम करोगे, करियर डेवलपमेंट चांसेस उतना ही कम होगा. और करियर डेवलपमेंट चांसेस जितना कम होगा, एम्प्लॉय का मोरल उतना डाउन होगा. और अगर करियर डेवलपमेंट चांसेस कम होगा, इसका मतलब एम्प्लॉय को एक ही लेवल पे लगातार कई साल तक काम करना होगा. और जब आपको एक ही लेवल पे लगातार कई साल तक काम करना पड़े, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बनेगा ही बनेगा, जिसको हम मोनोटोनी कहते हैं. सो करियर डेवलपमेंट चांसेस जो हैं इस केस में, जो मेरे करियर डेवलपमेंट चांसेस हैं, दैट विल रिड्यूस. क्या बोलेंगे? करियर डेवलपमेंट चांसेस. आप फुल फॉर्म लिख लेना. करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होगा? रिड्यूस होगा. करियर डेवलपमेंट चांसेस अगर रिड्यूस होगा तो एम्प्लॉय मोरल भी क्या होगा? इट विल गो डाउन. एम्प्लॉय मोरल विल ऑल्सो गो डाउन. राइट. लेकिन साथ ही साथ हमने क्या कहा? क्या क्रिएट होगा? मोनोटोनी. मोनोटोनी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट. क्यों मोनोटोनी क्रिएट होगा? क्योंकि आप लंबे समय तक आपको एक ही लेवल पे काम करना होगा. यहां प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है. मिड लेवल को क्या किया गया है? कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया है. पोजीशंस क्या हुए हैं? रिड्यूस हुए हैं. तो कॉस्ट का फायदा है, लेकिन बाकी हमें 3 नुकसान भी दिख गए. एक और फायदा क्या था? हमने कहा था सर हो क्या रहा है कि डिसीजन मेकर दैट इज द टॉप लेवल इज बीइंग लिंक्ड टू द लोअर लेवल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि क्विक डिसीजन मेकिंग होगा. क्या हो जाएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक. क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं. यहां डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं तेजी से, है ना? ड्यू टू यूज ऑफ व्हाट? आईटी एंड कम्युनिकेशन. तो दिस इज योर आवर ग्लास स्ट्रक्चर. इतनी चीजों को याद रखना, आपका ये टॉपिक खत्म है ना? इसमें एडवांटेजेस भी हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें आपका थियरी का एक्सप्लेनेशन भी है. राइट. तो चलो एक बार हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को, थियरी को, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें. चलिए देखते हैं हम. कैसे इसको आप थियरी में क्या क्या चीजें देखनी है आपको, जरा ध्यान देना. क्या है? इन द रिसेंट ईयर्स IT and communication have significantly altered the functioning of organization, है ना? Impact of IT and communication. What we said कि recent years में IT and communication का रोल बिजनेस में बढ़ा है, और बेसिकली इसने इम्पैक्ट किया है किसको? मिड लेवल को. Because most of the reporting part can be handled with the help of IT. And if there is good communication system installed in your organization, तो फिर आप कह रहे थे कि टॉप लेवल और लोअर लेवल का जो इंटरेक्शन है, जो लिंक है, वो स्ट्रांग होगा. एंड काम करने के तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक आपके आईटी एंड कम्युनिकेशन ने इम्पैक्ट किया है, चेंज किया है. द रोल प्लेड बाय मिडिल मैनेजमेंट, वो क्या हो रहा है? द मिडिल मैनेजमेंट रोल इज डिमिनिशिंग. ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है. तो जो रोल पहले मिडिल मैनेजमेंट प्राइमरीली परफॉर्म करते थे, अब ऐसा सीन नहीं है. Those are basically performed by IT and communication, diminishing as the task performed by them are increasingly being replaced by the technological tools.
वी हैव लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल नाउअडेज, बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल्स हैं हमारे पास, एनालिटिकल टूल्स हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं हमारे पास, जो मिडिल मैनेजमेंट के रोल को डे बाय डे क्या कर रहा है, डिमिनिश करता चला गया। आईटी एंड कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट है ये। Hourglass organizational structure consists of 3 layers. इसमें भी 3 layers हैं, but we know that top and lower level are the broad level and mid level get constricted with a constricted mid layer. The structure has a short and narrow middle management level, और इसी वजह से ये hourglass की तरह बनता है ना। We have a short and narrow middle management. तो narrow middle management है, wide top management है, and widest at the bottom. So bottom will be widest for sure because we see organizational structure like this. Pyramid shape में देखते हैं, number of people here are less, number of people here are more, right? So this is a wide layer, wide at top, तो top भी wide रहेगा, top भी wide रहेगा, lower भी wide रहेगा, बस आपका मिड लेवल क्या होने जा रहा है, मिड लेवल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस विल हैपन इन द केस ऑफ आवरग्लास स्ट्रक्चर। फर्दर देखो, सो आप इस डायग्राम को नोटिस कर सकते हैं कि यू नो वी हैव लेट्स से 8 to 9 वाइस प्रेसिडेंट्स, we have the senior director 6 to 8, wider span at the top, we have the senior management, sets examples, wider span justifies senior management existence, narrow span at the mid level पे आपका span क्या हो जाता है, narrow हो जाता है ना। So mid level पे आप बोलोगे fixed layer structure, higher span at bottom and top and bottom squeezes the mid level get constricted, widest span आपको entry level पे मिलेगा, lower level पे मिलेगा, you know, so you will see that this layer is what, this is the broader part of your enterprise. So mid level क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन टॉप और लोअर क्या है, ब्रॉड है। तो सिंपल डायग्राम याद रखना प्रीवियस वाला, इसको आपको डिटेल देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। व्हाट वी से कि द आईटी लिंक्स द टॉप मैनेजमेंट at the bottom level of the organization, taking away many tasks that are performed by the mid level manager. तो बॉटम एंड टॉप को लिंक किया और मिड लेवल मैनेजर के टास्क को क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया, रिड्यूस कर दिया। श्रंकन मिड लेयर कोऑर्डिनेट डाइवर्स लोअर लेवल एक्टिविटीज, एज आई टोल्ड यू कि हियर वी विल हैव लॉट ऑफ जर्नलिस्ट नाउ instead of specialists, they will be able to coordinate diverse lower level activities. Contrary to traditional mid level managers who are often specialists, the managers in the hourglass structure are generalists. Generalist का मतलब क्या हुआ, specialist का मतलब हुआ कि you are a specialist of a particular function, generalist का मतलब हुआ you are good in wide variety of functions, multiple functions को आप coordinate कर सकते हैं, multiple functions को आप perform कर सकते हैं। So in the case of hourglass structure हम किस पे रिलाई कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पे इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट, पोजीशंस कम होगा। दे वुड बी हैंडलिंग क्रॉस फंक्शनल इश्यूज, जर्नलिस्ट की यही खासियत है, वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस फंक्शनल इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, इमिनेटिंग सच दोज फ्रॉम द मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। सो मल्टीपल यू नो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का है या प्रोडक्शन का है या एचआर का प्रॉब्लम है, दे विल बी एबल टू हैंडल इट बिकॉज दे आर जर्नलिस्ट, they are aware of multiple functions, right? तो ये है आपका बेसिकली hourglass structure, ये आपका hourglass structure है। क्या क्या फायदे हैं, तो हमने कहा सर सबसे पहला फायदा है कि कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट क्या होता है मेरा, कम होता है। दूसरा फायदा है कि डिसीजन मेकिंग हमारा क्विक हो जाता है। डिसीजन मेकिंग क्विक होने का रीजन क्या है कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आईटी हमारे लिंक की तरह काम करता है। सो फर्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, right? Second is quick decision making, and decision making get also simplified. So simplified decision making and quick decision making and reduced cost are the advantages. What are the disadvantages? तो हमने कहा सर सबसे पहला डिसएडवांटेज तो हम ये कह सकते हैं कि करियर डेवलपमेंट चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का मोरल कम होता है। एक ही लेवल पे काम करना होगा तो मोनोटोनी होगा, मोनोटोनी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोअर लेवल डिमिनिशेस सिग्निफिकेंटली, प्रमोशन एक्टिविटी कम होगा, मतलब करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होगा, दूसरे शब्दों में उसको हम वही कह सकते हैं, दैट विल रिड्यूस। कंटिन्यूटी एट द सेम लेवल में ब्रिंग द मोनोटोनी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लो मोटिवेशन लेवल कैन बी सीन, राइट? लो मोटिवेशन लेवल क्या होता है, लो होता है इन दिस केस बिकॉज करियर डेवलपमेंट चांसेस नहीं है, मोनोटोनी है, तो मोटिवेशन लेवल डेफिनेटली क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट? सो दिस इज योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाउ टू हैंडल डिसएडवांटेज, अगर ये पूछ दिया है कि hourglass के डिसएडवांटेज को कैसे हैंडल करोगे, बेस्ट तरीका है करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देने होंगे,
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको रन करने होंगे जिससे लोग क्या कर सके, डिफरेंट स्किल को सीख सकें और जर्नलिस्ट बन सकें, राइट। तभी तो उनको आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे आगे के पोजीशंस पे। तो हम कहते हैं करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, मोटिवेशन पे काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रख सकते हैं। दीज आर द सर्टेन थिंग्स थ्रू विच वी कैन डील विद द disadvantages of hourglass structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, दैट्स इट। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 स्ट्रक्चर थे। वी स्टार्टेड विद द सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल के बाद हमने फंक्शनल देखा, फिर डिविजनल देखा, फिर मल्टी डिविजनल देखा, फिर एसबीयू देखा, फिर मैट्रिक्स देखा, फिर नेटवर्क देखा और लास्ट में हमने आवर स्ट्रक्चर को देख लिया। इस तरह से आपके 8 स्ट्रक्चर क्या हो गए, पूरे हो गए। ये हम क्यों पढ़ रहे थे, तो आप याद करो हमने फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के रिलेशनशिप को समझा था इस चैप्टर के शुरू में, और हमने कहा था इम्प्लीमेंटेशन में इस बात को इंश्योर करना होता है कि स्ट्रैटेजी और बाकी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस हो, एक अलाइनमेंट दिखे हमें। यही आइडिया था। इस क्रम में हमने ये सीखा था कि स्ट्रक्चर को स्ट्रैटेजी के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। वो हमने देखा कि जैसे हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे थे, स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ता था। दूसरा हमने क्या सीखा कि हमें कल्चर को भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लाना होगा, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, दैट मस्ट बी स्ट्रैटेजी सपोर्टिव। इफ कल्चर इज नॉट स्ट्रैटेजी सपोर्टिव, दैट विल इम्पीड द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द रिजल्ट। तो कल्चर को स्ट्रैटेजी सपोर्टिव होना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझो कि कल्चर है क्या, और फिर आप समझोगे कि अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी में फिट ना हो तो क्या होगा, फिट हो तो क्या होगा, और अगर फिट ना हो तो फिट कैसे करें। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एज पर एज चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और कंसर्न, जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एटीट्यूड एंड बिहेवियर को जब चेंज करने की बात की थी हमने, तो हमने कर्ट लेविन का चेंज प्रोसेस पढ़ा था। यहां हमें कल्चर के बारे में पढ़ना है प्राइमरली। लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? अब देखो, हर एक कंपनी का अपना एक वर्किंग कल्चर है, हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है। अब वो जो कल्चर कंपनी के में बिल्ड होता है, आप हमेशा ये कहते हो कि जैसे आपने कहा कि इंडिया में मल्टीनेशनल का कल्चर, इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज का कल्चर। अब इंडिया में ही बहुत सारे तरह की कंपनीज हैं, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाओगे तो सब देखोगे आप एक दूसरे को जी बोल के बुलाते हैं। कभी सुना है ऐसा? पक्का सुना होगा। या मान लो किसी का नाम रोहित है तो उसको कहते हैं रोहित जी, किसी का नाम रमन है तो उसको कहते हैं रमन जी, है ना। सो ऐसे करके भी बात करते हैं। आप ऐसा भी सुनोगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कि आप सर बोलते हैं, अपने सीनियर्स को आप सर बोलते हैं, जूनियर को भले ही नाम ले ले, सीनियर को कभी नाम से नहीं बुलाते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मल्टीनेशनल कल्चर में चले जाओ, मल्टीनेशनल कल्चर में कोई आपसे अगर 20 साल भी बड़ा है तो भी आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं, वो भी फर्स्ट नेम से बुलाते हैं आप। एक वर्किंग कल्चर को ध्यान में लो। अगर आप किसी मल्टीनेशनल में चले जाए तो आप देखोगे उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो अलग है। आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में चले जाओ, आप देखोगे उनका वर्किंग कंडीशन अलग है। अगर आप मान लो कोई कंपनी है जो चाइना की कंपनी है, आप अगर उसके सेंटर पे जाते हो इंडिया में, तो आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा कि जो चाइना की कंपनी का जो कल्चर है वो यूएस की कंपनी के कल्चर से थोड़ा अलग है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर, देखो हर एक कंपनी का अपना कल्चर होता है। वो कल्चर बिल्ड होता है सोशियोलॉजिकल फोर्सेस से जो उसी कंपनी के अंदर होता है, and that is not influenced by some other factors. So every company build their culture. कंपनी के क्या प्रिंसिपल हैं, कंपनी का क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी का क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, राइट। कंपनी के लोगों का क्या एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, इन सब का एक मिला जुला रूप होता है कॉर्पोरेट कल्चर। इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉर्पोरेट कल्चर कहां से आता है, तो हमेशा याद रखना आप कहोगे कि कॉर्पोरेट कल्चर इज ब्रेड फ्रॉम सोशियोलॉजिकल फोर्सेस, दोज फोर्सेस बेसिकली विच आर ऑपरेटिंग विद इन द फोर वॉल ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जो सोशियोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं उसी से कॉर्पोरेट कल्चर बिल्ड होता है। कंपनी का बिलीफ क्या है, कंपनी के वैल्यूज क्या है, कंपनी के ट्रेडिशंस क्या है, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कंपनी का वर्किंग कंडीशन कैसा है, कंपनी के लोगों का एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, इन सारी बातों से बनता है कॉर्पोरेट कल्चर। एंड कॉर्पोरेट कल्चर किसी भी कंपनी का, आप देखोगे आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी। आप याद करो ग्लोबलाइजेशन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉमन स्ट्रैटेजी। वहां आपने कहा था कि भले ही मैं किसी भी कंट्री में जाके अपना यूनिट एस्टैब्लिश करूं, समथिंग विल बी कॉमन, सो योर कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑल्सो समथिंग कॉमन। तो अगर आप इंडिया की कंपनी हो, यू हैव क्रिएटेड अ कॉर्पोरेट कल्चर, और कल के डेट में आप चाइना में अपना यूनिट डालते हो, तो ऐसा नहीं कि वहां का कल्चर आपका चेंज होगा। जो आपका यहाँ का कल्चर है वही कल्चर आपको वहां भी रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देगा, क्योंकि कल्चर जो होता है ना, दैट इज समथिंग डीप रूटेड, दैट इज बेस्ड ऑन योर वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम।
तो कंपनी के वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम पे वो आधारित है, तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन आपको सारे यूनिट्स में भी दिखाई देगा। इसीलिए आपने वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रखा था ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल कंपनीज का कि कॉमन स्ट्रैटेजी होता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात कर सकते हैं, उसी का पार्ट हो सकता है कॉर्पोरेट कल्चर, राइट। So here we have to study about the organization culture, and there should be a match between strategy and culture, और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। Every organization has a unique organizational culture. It has its own philosophy and principle, its own history, values, rituals, its own ways of approaching problems and making decisions, its own work climate. इन्हीं सब का रिजल्टेंट होता है बेसिकली कल्चर। इन्हीं सब का रिजल्टेंट क्या होता है? आपका कल्चर होता है। इट हैज इट्स ओन एम्बेडेड पैटर्न्स ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, इट्स ओन ingrained beliefs and thought patterns and practices that defines its corporate culture. So corporate culture is basically sum total of the values, the belief, the traditions, the customs, the rituals, the working conditions, how they are handling problems, what are their practices, what are the attitude and behavior of the members of organization. इन सब का मिला जुला रूप होता है corporate culture, and this is every organization has their unique culture. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? यूनिक कल्चर हमें देखने को मिलता है, राइट। नाउ सी दिस कॉर्पोरेट कल्चर अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलोगे? आप कहते हो कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू अ कंपनीज वैल्यू, बिलीफ, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरमेंट। दिस इज व्हाट द कॉर्पोरेट कल्चर इज। क्या बोलोगे? कॉर्पोरेट कल्चर किसी भी कंपनी का वैल्यू, बिलीफ, उनका प्रैक्टिस, उनके रिचुअल्स, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ दे एड्रेस द प्रॉब्लम, हाउ दे टेकल द प्रॉब्लम, उनके लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सब का मिला जुला रूप होता है किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर, राइट। वेयर डज कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम? कहां से आया ये? क्या हम जहां ऑपरेट करते हैं वहां से आया? हम बोलेंगे नहीं, ऐसे में तो बदल जाएगा। इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं कुछ और होगा, चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं कुछ और होगा, यूएस में ऑपरेट कर रहे हैं कुछ और होगा, जर्मनी में ऑपरेट कर रहे हैं कुछ और होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता ये तो, क्योंकि ये तो कॉमन होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या कहा था मैंने आपको कि दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द फोर वॉल ऑफ द कंपनी। एवरी कंपनी हैज अ यूनिक कल्चर। तो वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये पहला सवाल बनता है, ये पहला सवाल बन जाता है कल्चर में। आपसे पूछा जा सकता है ये आया कहां से? A company culture is manifested in values and principles that management preaches and practices, in its ethical standards, official policies, stakeholder relationship, especially its dealing with the employees, unions, stockholders, vendors, and the communities in which it operates, in the traditions the organization maintain, traditions की बात करी, in its supervisory practices, in employees' attitude and behavior, in the legend people repeat about happening in the organization, in the peer pressure that exists, in the organization's politics that permeate the work environment. ये sum total है basically. All these sociological forces, some of which operate quite subtly, combine to define an organizational culture. Belief and practices that become embedded in a company's culture can originate anywhere from one influential individual, work group, department or division, from the bottom of the organizational hierarchy or the top. तो ये originate कहीं से भी हो सकता है। whatever beliefs and practices the company is following, it may originate from some department, some division, top से, bottom से, कहीं से भी originate हो सकता है। but ये जो sociological forces है, अब डिपार्टमेंट से आए, डिवीजन से आए, टॉप से आए, बॉटम से आए, बट दिस विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ द कंपनी। सो व्हाट वी आर सेइंग, हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द फोर वॉल ऑफ द कंपनी, लाइक बाकी सारी चीजों को मेंशन कर दो, लाइक बिलीफ, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, है ना, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे आप स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात कर दी। इन सब का मिला जुला रूप होता है आपका कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये आ गया वेयर इट कम्स फ्रॉम। क्या याद रखना है आपको? इट इज रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन फोर वॉल ऑफ द कंपनी. So frequently, a significant part of company culture emerges from the stories that get told over and over again to illustrate newcomers the importance of certain values and belief and way of operating.
So whenever some new person join the company, of course आप उसको अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, of course आप अचीवर्स के बारे में बताते हो, कुछ स्टोरीज कही जाती हैं। आपको याद होगा जब आप कर्ट लिविंग चेंज प्रोसेस को पढ़ रहे थे तो स्टोरी टेलिंग के इंपॉर्टेंस को आपने समझा था। तो वो जो स्टोरीज बार बार कहे जाते हैं वही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता चला जाता है, एक आप कह सकते हैं एक कस्टम, एक रिचुअल आप कह सकते हो, या उसको आप एक प्रिंसिपल कह सकते हो, दैट विल बी बिल्ट ओवर द टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, कल्चर इज एन एलाई और ऑब्स्टेकल। अब इसका मतलब है कि कल्चर दोस्त है या दुश्मन है। एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, जो आपको काम करने में सपोर्ट करे। ये एलाई है या ऑब्स्टेकल है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में? तो आप क्या बोलोगे, सर ये कंडीशनल है। हमारा कंडीशनल क्या है भाई? आपके तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, आइडिया ये है कि कल्चर जो है वो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बोला जैसे आप कहते हो सर एक बात बताओ, अगर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, तो क्या आप टाइट सुपरविजन ऑफ लेबर रखोगे? डिफरेंशिएशन में क्या टाइट सुपरविजन ऑफ लेबर हो सकता है? आप बोलोगे सर तो मुश्किल है, क्योंकि टाइट सुपरविजन ऑफ लेबर का मतलब है क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, और डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है क्रिएटिविटी, इनोवेशन तो वहां चाहिए ही चाहिए। इनोवेशन के लिए आपको एक फ्री एनवायरनमेंट देना होगा, एक प्लेफुल एनवायरनमेंट देना होगा, वरना जो इनोवेटर्स हैं उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। अगर आप सुपरवाइजर उसके सर पे सवार होगा, इनोवेशन किया बोले भाई ये इनोवेशन है, ये क्या है ना? बार बार आके बोले क्या हो गया तेरा इनोवेशन, बीरबल की खिचड़ी। हम कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इनोवेशन नहीं कर सकते आप टाइट सुपरविजन ऑफ लेबर इन दैट केस। तो सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर और नॉट? आप बोलोगे यस दैट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो अगर कल्चर स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है तब तो वो एलाई है, लेकिन अगर वही कल्चर स्ट्रैटेजी के साथ मैच नहीं करे तो वही ऑब्स्टेकल बन जाता है, रुकावट बन जाता है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कल्चर एलाई है या ऑब्स्टेकल है, तो आप कहना दोनों है। तो दोनों है तो कैसे है? तो अगर स्ट्रैटेजी कल्चर जो है वो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव है तब तो वो एलाई है, लेकिन अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी में मिसमैच है, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल हो जाएगा। सो व्हाट वी से, एन ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर इज ईदर एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर और एन ऑब्स्टेकल। The belief, vision, objective, and business approaches and practices underpinning a company's strategy may or may not be compatible with the culture. If strategy is not compatible with the culture, or the culture is not compatible with the strategy, in that case, that will be an obstacle. When they are compatible, the culture is valuable ally in strategy implementation and execution. अगर compatibility है, अगर balance match है, तब तो वो एलाई है। When the culture is in conflict in some aspect of the company's direction, performance, targets or strategy, the culture becomes stumbling block that impedes successful strategy execution. So if there is a match, it is ally. If there is mismatch, it is obstacle. अगर compatibility है, it is ally. अगर compatibility नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? obstacle हो जाएगा, right? एलाई है या ऑब्स्टेकल है, ये आपने देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। हमने कहा चलो एक बात बताओ, अगर मान लो मैच है, ठीक है, तो फिर कल्चर कैसे हेल्प करेगा स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में? आप बोलोगे इसका मतलब सर गुड कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है, एनर्जेटिक कल्चर है। और एक अगर वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक कल्चर हो किसी भी कंपनी का, तो लोग क्या होते हैं? मोटिवेटेड फील करते हैं। A good culture fill people with enthusiasm and motivation. तो अगर people of the organizations are full of enthusiasm and motivation, then certainly they will be executing strategy in more competent manner. और आपका execution क्या होगा? Successful होगा. As simple as it is. A strong culture promote good strategy execution when there is fit and impede execution when there is negligible fit. ये तो हम जानते हैं। A culture grouped in values, practices and behavioral norms that match what is needed for good strategy execution help energize people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner. So energize people throughout the company to do their jobs in a strategy supportive manner. So energize and motivate, बस इतना को ध्यान में रखना है, बाकी आप अपना स्टेटमेंट फ्रेम करो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिख के आए।
adding significantly to the power and effectiveness of the strategy execution. So if there is a match, in that case, people will be energized, people will be motivated to do their execution job, and ultimately execution will be successful. Example dekh lo, a culture where frugality and thrift are value strongly shared by the organizational member is very conducive to successful execution of low cost leadership strategy. है ना? आपको याद है हमने कहा था लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में हम कहते हैं नो क्या कहा था हमने? नो वेस्टेज, याद है आपको? हमने कहा था नो वेस्टेज, राइट? अब नो वेस्टेज का कल्चर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो क्या आप सही तरह से कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सो दैट इज इट. अ कल्चर built around such business principles as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work, giving employee a high degree of decision making authority is very conducive to successful execution of a strategy delivering superior customer value. जाहिर सी बात है अगर अच्छा कल्चर होगा, जहां आप इस तरह का कल्चर आपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया है जहां कस्टमर्स की सुनी जाती हो, कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश की जाती हो, जहां एम्प्लॉय अपने काम में प्राइड फील करे कि हाँ मेरा काम है, मुझे करना है, उसको लेके वो गौरवान्वित महसूस करे, राइट? मोटिवेटेड हो एम्प्लॉय, है ना? हाई डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, आपने एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, तो पीपल व्हेन यू डेलीगेट द अथॉरिटी ना, पीपल गेट इन्वॉल्व्ड, लोग इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज वाई आप याद करो हमने कहा था जब हम चेंज को इनिशिएट करते हैं तो हमने कहा था देयर शुड नो एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एंड द इंडिविजुअल, जिसको हमने कहा था शेयर्ड विजन. सो वी हैव क्रिएटेड द शेयर्ड विजन. सो शेयर्ड विजन में क्या होता है? पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखते हैं हम, तभी जाके लोग क्या होते हैं, ऑटोमेटिक कमिटमेंट आपको लोगों को मिलता है. तो ऐसी कंपनी अगर आप बिल्ड करते हैं जहां कस्टमर्स की सुनी जाती है, जहां लोग अपने काम में क्या करते हैं, प्राइड फील करते हैं, जहां एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कंड्यूसिव होगा और आपके स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए बढ़िया होगा. अ वर्क एनवायरनमेंट वेयर द कल्चर मैचेस द कंडीशंस फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इनफॉर्मल रूल्स एंड पीयर प्रेशर रिगार्डिंग how to conduct business internally and how to go about doing one's job. Strategy supportive culture shape the mood, temperament and motivation of the workforce, positively affecting organizational energy, work habits and operating practices, the degree to which organizational unit cooperate and how customers are treated. जनरल बातें हैं, आप समझ रहे हो इसको. A strong strategy supportive culture nurture and motivate people to do their job in a way conducive to effective strategy execution. So more or less we talk about कि कल्चर अगर गुड है, कल्चर अगर फिट है, तो इट विल अल्टीमेटली एनर्जाइज, it will ultimately motivate people to do their job, and if they're doing so, strategy execution successful होगा. अब कैसा कल्चर बिल्ड करते हैं, तो हमने उसके बारे में कुछ बातों पे बात करी कि हमने कहा कि अगर आप ये गुड हैबिट्स, गुड कल्चर बिल्ड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन ज़्यादा अच्छी तरह से होगा. यू विल बी एबल टू अचीव योर रिजल्ट्स. It provides structure, standard and value system in which to operate and to promote strong employee identification with the company's vision, performance, target and strategy. Employee identification with the company's vision, यही हम बार बार कहते आ रहे हैं. अभी मैंने आपसे कहा कि identification with the vision का मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे सोचो कि the employee's vision and the company vision coincide. When employee is able to identify himself with the company vision, और जो कंपनी विजन होता है उसी को लेके वो काम करता है, उसी को अचीव करने की वो कोशिश करता है. तरीका क्या था, तो हमने कहा था सर शेयर्ड विजन. क्या तरीका था, तो हमने कहा था सर शेयर्ड विजन होगा. विजन शेयर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शेयर्ड विजन होना चाहिए. अच्छे कल्चर को की भी एक ये भी निशानी होगी. ऑल दिस मेक एम्प्लॉय फील जेन्युइनली बेटर अबाउट देयर जॉब एंड वर्क एनवायरनमेंट एंड द मेरिट्स ऑफ व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश. पीपल फील सेटिस्फाइड, people feel satisfied with their work and of course उन्हें लगता है जो कंपनी accomplish कर रही है बहुत अच्छी है और हमें भी उस डायरेक्शन में काम करना है. दिस विल हैपन. अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा? नाउ पेरिल्स ऑफ स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट. अगर स्ट्रैटेजी और कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन इंपीड होगा, है ना. सो व्हेन अ कंपनीज कल्चर इज आउट ऑफ सिंक, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, what is needed for strategic success, the culture has to be changed as rapidly as can be managed. हमने कहा सर if there is misfit तो फिट करो.
क्योंकि अगर फिट नहीं करोगे तो एग्जीक्यूशन इंपीड होगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर रिजल्ट। तो आपको फिट क्रिएट करना होगा। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कल्चर? तो हम कहेंगे सर जो कल्चर है, देखो अगर कल्चर और स्ट्रैटेजी में फिट नहीं है, इसका मतलब कल्चर क्या है? प्रॉब्लम कल्चर है। वो तो प्रॉब्लम कल्चर है क्योंकि वो हमारे एग्जीक्यूशन को क्या कर रहा है? हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। सो वो प्रॉब्लम कल्चर है। प्रॉब्लम कल्चर को हमें क्या करना होगा? इंस्टेंटली गुड कल्चर में कन्वर्ट करना होगा एज सून एज पॉसिबल एंड एज फास्ट एज कैन बी मैनेज्ड। This of course presumes that it is one or more aspect of culture that are out of whack rather than the strategy. While correcting a strategy culture conflict can occasionally mean revamping strategy to produce cultural fit. More usually it means revamping the mismatched cultural features to produce strategy fit. The more entrenched the mismatch aspect of the culture, the greater the difficulty of implementing new or different strategy until better strategy cultural alignment and emerges. अगर ज़्यादा हम कहते हैं देखो, which facets of culture is strategy supportive or not? ऐसा नहीं कि पूरा कल्चर ही मिसमैच हो जाए. Certainly some element of culture, some facets of culture may be strategy supportive, some may not be strategy supportive. तो कितना ज्यादा है इसको देखने की हमें जरूरत होती है. अगर मोर इंट्रेंच द मिसमैच एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर, द ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ इंप्लीमेंटिंग न्यू डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी सीन हियर. सो अब ये फिट क्रिएट कैसे होगा बताओ? हाउ टू क्रिएट अ फिट? क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन अ स्ट्रेटजी एंड कल्चर. तो हमने कहा नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, ये फिट क्रिएट कैसे होगा? तो आप क्या कहते हैं फिट कैसे क्रिएट होगा सर? कि जो प्रॉब्लम कल्चर है that need to be converted into good culture, and there should be a match between strategy and culture, only then we can get the benefit. So हमें क्या करना होगा? It is the strategy maker's responsibility. जिसने strategy बनाया उसकी responsibility है कि वो strategy और culture में fit create करे. और हमने कहा सर यही तो हमने पढ़ा था, है ना? याद करो, a sound formulation and excellent implementation is required to get success. An excellent implementation cannot be ensured until your culture is fit with your strategy. So we will have to change our culture. We have to see which facets of the culture are not supporting our strategy. Accordingly, we will have to make some amends. We will have to change problem culture into a good culture. So what we say, it is the strategy maker's responsibility to select a strategy compatible with the sacred and unchangeable part of prevailing corporate culture. It is a strategy implementer's task, once strategy is chosen, to change whatever facets of corporate culture hinder effective execution. एक तो कल्चर को ध्यान में रख के आप स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन करते हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड वंस वी गेट यूर साउंड स्ट्रैटेजी, फिर आप देखते हैं कि कल्चर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको आप चेंज करोगे, है ना? तो यू विल बी चेंजिंग द प्रॉब्लम कल्चर. और प्रॉब्लम कल्चर आप 3 स्टेप में चेंज करते हैं, याद रखना. पहला हो गया डायग्नोस, दूसरा हो गया शेयर, तीसरा हो गया हायर, DSH. चेंजिंग द प्रॉब्लम कल्चर. क्या बोलोगे, क्या करेंगे यहाँ? DSH. D मतलब डायग्नोस, S मतलब शेयर, H मीन्स हायर. सो व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस तो करना होगा आपको. आपका कल्चर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच फैसेट्स ऑफ द कल्चर इज स्ट्रैटेजी सपोर्टिव, विच आर नॉट. फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू डू द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कल्चर का ऐसा पार्ट है जो मेरे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे मुझे बदलना होगा. फिर आप शेयर करते हैं. शेयर क्या? मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शंस. क्या क्या चीजें बदलनी है ना? वो शेयर करोगे आप अपने एम्प्लॉइज के साथ. और फिर आप हायरिंग पे जाते हो. हायरिंग का मतलब हो सकता है आपको अपनी कंपनी को राइट साइज करना पड़े. हो सकता है आप कंपनी को क्या करना पड़े? राइट साइज करना पड़े. तो DSH कहेंगे इसको, डायग्नोस, हायर एंड शेयर एंड हायर. Changing a company culture to align with the strategies among the toughest management tasks, easier to talk about than do. Why it is so? हम जानते हैं, because people are very much comfortable with the current culture always. Change करना बहुत tough task है. Changing a problem culture is very difficult because of the heavy anchor of deeply held values and habits. People cling emotionally to the old and familiar. यही कर्ट लेविन में हमने इस चैलेंज को फेस किया था कि लोग अपने ओल्ड बिहेवियर से, ओल्ड एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं. वो जल्दी बदलाव को पसंद नहीं करते. इट टेक्स कंसर्टेड मैनेजमेंट एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लेस एन अनहेल्दी कल्चर विद अ हेल्दी कल्चर, or to root out certain unwanted culture obstacles and instill one that are more strategy supportive. तो जो unsupportive
एलिमेंट्स हैं उनको हटा के सपोर्टिव एलिमेंट को लाना या एक अनहेल्दी कल्चर को हेल्दी कल्चर में कन्वर्ट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड मच एफर्ट इज नीडेड कितने स्टेप में? 3 स्टेप में. स्टेप्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग प्रॉब्लम कल्चर. फर्स्ट स्टेप क्या कहा था हमने? डायग्नोस. इसको हमने कहा था डी. द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस which facets of present culture are strategy supportive and which are not. सपोर्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो हमें उसको हो सकता है रूट आउट करना पड़े, उसकी जगह नया लाना पड़े, या हो सकता है हमें उसे चेंज करने की जरूरत हो. स्टेप 2, शेयर. मैनेजर्स मस्ट टॉक ओपनली and forthrightly to all concerned about those aspects of the culture that must be changed. और याद है ना, हम कहते चेंज, आपको पक्का याद होगा हमने क्या कहा था, चेंज कभी भी सडन नहीं होना चाहिए, चेंज सरप्राइज नहीं होना चाहिए, वरना बवाल होगा, है ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैओस होगा. तो चेंज क्या होना चाहिए? वेल टॉक्ड होना चाहिए. तो आप सेकंड फेज में यही कह रहे हैं, शेयर करो. मैनेजर मस्ट टॉक ओपनली अबाउट द चेंजेस विच आर गोइंग टू हैपन. एंड फिर लास्ट में आता है हायरिंग. The talk has to be followed swiftly by visible, aggressive actions to modify the culture actions that everyone will understand are intended to establish a new culture more in tune with the strategy. तो क्या रिवॉर्ड पनिशमेंट यूज करोगे? क्या कर लो, हाँ. क्या क्या मेनू है कल्चर चेंजिंग एक्शन का? तो आप कहते हो रिवाइजिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑल्टरिंग इंसेंटिव कंपनसेशंस, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट याद होगा आपको, visibly praising and recognizing people, recruiting and hiring new managers, जो आपका hiring का part है, replacing key executives who are strongly associated with the old culture. आप कहते हो ये नहीं, ये कहता मैं नहीं सुधरूंगा, आप बोलोगे बाहर निकलो, है ना. ये क्या कह रहे हैं? हम नहीं सुधरेंगे, आप कहते हो बाहर निकलो. taking every opportunity to communicate to employees. सबसे बड़ा रोल होता है चेंज में कम्युनिकेशन का. तो सर्टेनली कम्युनिकेशन मस्ट बी कैरिड आउट कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली. दीज आर सर्टेन एक्शंस व्हाट यू हैव टू टेक एज फार एज चेंजिंग कल्चर इज कंसर्न. बालक, ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, है ना. तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में एक तो DSH आ गया कि हाउ कैन वी चेंज द प्रॉब्लम कल्चर या हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम कल्चर. बाकी आपने सीखा कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट कल्चर कहाँ से आया, राइट. और फिर आपने सीखा कि अगर कल्चर में मिसमैच होता है, कल्चर अगर मैच होता है तो उससे क्या फायदा है, क्या हमें कैसे मदद मिल जाता है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में. और फिर आपने सीखा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है. तो आपने सीखा 3 स्टेप में रिजॉल्व कर सकते हैं, डायग्नोस, शेयर एंड हायर. दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. नाउ टॉक अबाउट द लीडरशिप. तो चलिए अब देखेंगे हम किसे, अब देखते हैं लीडरशिप को, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, है ना. देखो स्टीव जॉब का क्या कहना है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फॉलोअर्स एंड लीडर्स. मतलब लीडर्स क्या लेके आते हैं भाई, इनोवेशन. ये कहना है इनका, नो मैन विल मेक अ ग्रेट लीडर हु वांट्स टू डू इट ऑल हिमसेल्फ और गेट ऑल द क्रेडिट फॉर डूइंग इट. सब कुछ खुद से करना चाहता है या सारे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है, वो कभी अच्छा लीडर नहीं हो सकता. लीडरशिप का मतलब क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट द लीडरशिप वी आर टॉकिंग अबाउट अ विजनरी, है ना. लीडर कौन होता है? लीडर एक वो शख्स होता है या वो इंसान होता है आपकी कंपनी का जो विजन देख सके, मतलब जिसकी दूरदृष्टि हो, है ना, जो विजनरी हो, दैट इज अ लीडर. अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसमें हो. अगर 2 पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो वो एज अ आर्बिट्रेटर काम कर सके. अगर कहीं नेगोशिएशन की आवश्यकता होती है तो वो नेगोशिएटर की तरह काम कर सके, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बिल्ड कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, और एक चीयर लीडर की तरह काम कर सके. अब IPL वाला चीयर लीडर मत समझ जाना. चीयर लीडर का मतलब है अप्रिसिएट करना. अगर किसी ने कुछ काम को किया है तो उसको क्या करना, अप्रिसिएट करना, खुद ही सारा क्रेडिट लेके ना बैठ जाना. तो लीडरशिप रोल्स की अगर हम बात करें खास करके स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में, सो दैट इज वाइटल. यू नो, इन सम स्ट्रैटेजी we have to be very very creative. In some strategy we have clear goal and we have to achieve those goals only. अब दोनों तरह से हम काम करते हैं. where we learnt about cost leadership where innovation हमारे को इतना नहीं चाहिए होता है. जाहिर सी बात है जो भी R&D करते हैं हम वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं. बट जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, in that case we have to create new features,
है ना, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों में आपको अलग अलग तरह के लीडरशिप स्टाइल को रखना होगा। तो प्राइमरीली यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लीडर के क्या रोल्स होते हैं, और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में हम किस तरह से डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हो, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म डायरेक्शन by developing and communicating vision of the future. The first thing first, who create the vision? The visionary create the vision, and that visionary is no one but the leader of the organization. Formulate a strategy in the light of internal and external environment, brings about changes required to implement the strategies, and inspire the staff to contribute to strategy execution. Right? So leader is someone, or leadership is something where you will be giving direction to the company by developing vision, formulate the strategy, by considering internal and external environment, bring changes in organization to implement strategies, and inspire staff to contribute to strategy execution. लीडरशिप रोल्स की अगर आप बात करो तो जैसा अभी आपने डिस्कशन किया कि विजनरी होना चाहिए, चीफ एंटरप्रेन्योर एंड स्ट्रैटेजिस्ट होगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कल्चर बिल्डर, रिसोर्स एक्वायरर एंड एलोकेटर, कैपेबिलिटीज बिल्डर, प्रोसेस इंटीग्रेटर, क्राइसिस मैनेजर, spokesperson, and cheerleader. Now these are certain leadership roles. Negotiator, a good negotiator is also a required trait of what? Leader. ये डिफरेंट रोल्स हैं जो कोई भी लीडर क्या करता है, प्ले करता है। अब देखो टाटा साहब का क्या कहना है, इनका कहना है डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। अब इस स्टेटमेंट से क्या मिलता है पता है आपको, यू कम टू नो अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। अब जानते हो आप टाटा एंटरप्राइजेस के लीडर हैं रतन टाटा, है ना, अभी भी हैं, राइट, इन्हीं के डायरेक्शन पे चीजें होती हैं। what he says that I don't believe in taking right decision, I take decision and make them right. So whatever decision you are taking, you have to ensure that you are executing that decision and executing with your full potential, and if you are doing it in the right way, then certainly you will get the result. कहने का मतलब यही हुआ। So leadership role की अगर हम बात करें तो we have different leadership roles जो किसी भी लीडर को परफॉर्म करने की जरूरत है। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, आपने कहा पॉलिसी मेकर एंड पॉलिसी इन्फोर्सर, नेगोशिएटर, कल्चर बिल्डर, आर्बिट्रेटर, विजनरी, चीफ एंटरप्रेन्योर, स्ट्रेटेजिस्ट, चीयर लीडर, है ना, ये सब क्या है, लीडरशिप रोल्स हैं। समटाइम्स इट इज यूजफुल टू बी ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन कभी कभी जरूरी है कि आप पार्टिसिपेटिव ना रहो, बट क्या ये हमेशा ऐसा होता है? हम कहते नहीं, कभी कभी आपको पार्टिसिपेटिव होना जरूरी होता है, कभी कभी आपको ऑथोरिटेरियन होना जरूरी होता है। समटाइम इट इज बेटर टू बी पार्टिसिपेटिव, अ परसेप्टिव लिसनर एंड अ कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन मेकर। Sometimes a strongly participative and sometimes being a coach and advisor is the proper role. So depending on the condition, you will have to play your role. A strategic leader is a change agent to initiate a strategic change in the organization and ensure that the change is successfully implemented. The specific question what they may ask you in examination is 5 leadership role. और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में लीडर का क्या रोल है, लीडरशिप का क्या रोल है, तो 5 बहुत ही स्पेसिफिक रोल्स के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो, जब स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट बी अ लीडर, अ मैनेजर जो यू आर सिटिंग ऑन योर आर्म चेयर। हम कहते हैं मैनेजर ऑन आर्म चेयर, जो अपने क्यूबिकल से बाहर ही नहीं निकल रहा है, जिसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ नहीं मालूम, क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, एनवायरमेंट हम जानते हैं डायनामिक होता है, उसे कुछ नहीं मालूम। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एज अ मैनेजर यू विल हैव टू play some leadership roles in strategy execution to ensure successful strategy execution, and the first role is staying on top what is happening. क्या हुआ इसका मतलब, जो कुछ भी हो रहा है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे अनफोल्डिंग इवेंट्स होंगे जिनके बारे में हमारे पास पहले से किसी भी तरह का प्रिडिक्टेबिलिटी या फोरकास्टिंग नहीं थी। अब ऐसे सिचुएशन में हो सकता है उसके रिस्पॉन्स में हमें हमारी इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी स्ट्रैटेजी में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना पड़े, तो इसके लिए आपका अवेयर होना जरूरी है। सो एज अ मैनेजर पहला जो लीडरशिप रोल है आपका स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में, दैट इज स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, ताकि जैसे ही ऑब्स्टेकल क्रिएट हो या उससे पहले भी आप ऑब्स्टेकल को क्या कर सको, समझ सको और उसे रिजॉल्व कर सको, इंश्योर करने के लिए कि स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है। द फर्स्ट लीडरशिप रोल इज स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग।
पहला क्या है, 5 लीडरशिप रोल है। पहला है स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, स्टेइंग, इसको हेडिंग बना के रखना, यहां से याद रखना, स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, स्टेइंग ऑन टॉप व्हाट इज हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, सॉल्विंग आउट इश्यूज and learning what obstacles lie in the path of good execution. Stay on top, be aware of all issues, resolve issues, be aware of obstacles, whatever lies in the path of your execution, ताकि उन obstacles को आप address कर सको और proper execution को आप ensure कर सको. The first role. Second is promoting a culture of spirit de corps. You know, एक बहुत important बात है। जैसे अभी आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि भाई लीडर वो नहीं होता जो सारे काम खुद करता है और सारे काम का क्रेडिट भी उसको खुद ही चाहिए, दूसरा भी कर रहा है तो भी क्रेडिट वो खुद लेगा। दैट्स नॉट अ गुड लीडर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि वी हैव टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ वी नॉट आई। तो आप टीम की फीलिंग आपको इनकलकेट करनी होगी। स्पिरिट डी कॉर्प की बात करते हैं, वी नॉट आई। So talk using word we, यानी कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, आप क्या कहते हो, ये हमने किया, ये हमारी टीम ने किया। That kind of culture you will have to build to ensure proper execution। और किसका काम है ये, लीडर का काम है। So promoting a culture of spirit de corps that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent fashion and perform at high level. When there is spirit de corps, when there is a vibrant culture, when there is a feeling of we, when there is a feeling of team, तो strategy execution सही तरह से किया जा सकता है। तो क्या बोलोगे, सेकंड, promoting culture of spirit de corps। क्या बोलोगे, promoting culture of spirit de corps। पहला रोल क्या हो गया, staying on top what is happening। सेकंड रोल हो गया promoting a culture of spirit de corps। थर्ड रोल हो जाओ, keeping the organization responsive to change। ये भी लीडर का काम है। हमने क्या कहा था, एनवायरमेंट तो डायनेमिक होता है, उसमें तो बदलाव होते रहते हैं, और जब वो बदलाव होंगे तो उसके प्रति हमें क्या रहना होगा, रिस्पॉन्सिव रहना होगा। बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। सो क्या बोलेंगे, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंज, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस, अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बबलिंग विद इनोवेटिव आइडियाज एंड अहेड ऑफ राइवल्स इन डेवलपिंग कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज। राइट। The fourth one is exercising ethical leadership. Now, what is wrong, what is right? And to ensure that your company is behaving like a model corporate citizen is the responsibility of the leader. Unethical practices ना हो, आप ethical standards को maintain करें, ethical practices करें, ये भी ensure करने का काम leader का है। So exercising ethical leadership and insisting that the company conduct its affair like a model corporate citizen. And the last one is pushing corrective actions. Certainly deviations होंगे, और जब deviations होंगे तो we will have to put corrective actions to improve execution and overall performance of the strategy. तो 5 leadership role है। Staying on top what is happening, promoting culture of spirit de corps, राइट। थर्ड में हम बात करते हैं बीइंग रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द चेंज इन एनवायरनमेंट या रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन एनवायरनमेंट। फिर हम बात करते हैं एथिक्स लीडरशिप की, और लास्ट में हम कह लेते हैं पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। ये 5 स्पेसिफिक लीडरशिप रोल्स हैं। एज आई टोल्ड यू, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ धीरूभाई अंबानी और इनके बारे में एक नजर देख लेना। ठीक है, Let's talk about managerial frame of reference। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहाँ रोकूंगा। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहाँ रोकूंगा। राइट, आई हैव सम अर्जेंसी, आई हैव टू गो समवेयर। तो मैं यहाँ इसको रोक देता हूँ। थोड़ी छोटी क्लास है आज, आपका क्लास भी लेट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इससे ज़्यादा लंबी क्लास अगर रहती तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। दैट्स ओके, राइट। तो हम यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी आर लास्ट क्लास इन द सेंस, उसके बाद कोई टॉपिक बचेगा नहीं। थोड़ी लंबी क्लास होगी, बट नेक्स्ट क्लास इज योर लास्ट क्लास। तो कल आपका एसएम का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और परसों से हम, मतलब अ डे आफ्टर टुमारो, वी विल स्टार्ट विद आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम को हम स्टार्ट करेंगे। राइट, एसएम में मैंने जितने भी नए टॉपिक्स थे, मेजॉरिटी ऑफ नए टॉपिक्स का मैंने आपको डिटेल्ड में लेक्चर दिया। अब इसका फर्दर फिल्ट्रेशन कैसे करें, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, इसके लिए मैं एक एडिशनल क्लास आपको दूंगा।
राइट वो मैं कल के बाद दूंगा, कल तो आप पहले इसको वाइंड अप कर लो, टुमारो आवर एसएम विल बी ओवर एंड अ डे आफ्टर वी विल स्टार्ट विद एफएम। और उसके बाद मैं एफएम की क्लास में आपको बता दूंगा कि एसएम के लिए वी विल हैव अ सेशन, जिस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को अब फिल्टर कर सकते हो। आपने 100% कवर कर लिया, तो अब आप किस तरह से इसको फिल्टर कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, राइट, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हमारे एसएम के सिलेबस को खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।